नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। गाइज़, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें। आज जो सेशन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये है 10 क्वेश्चंस जो कि हम वन लाइनर कर रहे थे। आज वो सेशन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ और ये 10 क्वेश्चंस बिना किसी ऑप्शन के आपके सामने रखे जाते हैं और इसका उत्तर आपको देना होता है। यदि आपको पता है आप तभी ही इसका उत्तर दे सकते हैं और ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है और आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए है कि बिना ऑप्शन के आपको कितनी चीज़ें याद हैं या आपको क्या चीज़ें याद रह जाती हैं। तो उसके लिए ये क्वेश्चंस हैं और इनमें कोई ऐसा एक विषय मैं नहीं रखती हूँ। इनमें जो भी क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हें मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, केवल 10 क्वेश्चंस इसमें ऐड हुए हैं, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन कहता है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। देखिए, जैसा कि आपको पता था कि जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि हम सारा काम आपसे पूछ के करेंगे, क्योंकि भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था और जाहिर सी बात है एक राजा होता था, एक राजा बना हुआ है, उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता था। तो वही दिखावा करने के लिए अंग्रेज़ों ने पूछा कि क्या हम फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब जल्दी से आप बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यदि आपने पढ़ा होगा, जब हम आधुनिक भारत में प्रवेश करते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में प्रवेश करते हैं, तो उसमें फिर हम बैकग्राउंड में पढ़ते हैं कई सारे, वहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरीके से धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करना भारत पे शुरू किया। तो ये प्रारंभिक समय ही था। फिर इसके बाद जब 1700 के आसपास आते आते और फिर बक्सर के युद्ध के बाद फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपना एकदम आधिपत्य जमा लिया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कासिम बाज़ार। कासिम बाज़ार में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी। 1651 की ये बात चल रही है और कासिम बाज़ार वो स्थान था जहाँ पर अंग्रेज़ों को फैक्ट्री लगाने की, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रोलिंग प्लान किसके द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान किसके द्वारा दिया गया था। तो यदि आपको इसका उत्तर पता है तो तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि रोलिंग प्लान किसके द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में। तो रोलिंग प्लान की अगर हम बात करें तो ये प्लान दिया गया था गुन्नार मिर्डाल के द्वारा। गुन्नार मिर्डाल के द्वारा ये नाम या रोलिंग प्लान एक दिया गया था। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है। आप सभी ने ये रट रखा होगा कि 11 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्या वो बैकग्राउंड रीजंस हैं कि हम 11 जुलाई को ही इसे सेलिब्रेट करते हैं। सॉरी। तो 11 जुलाई को मनाए जाने का इसके पीछे कारण क्या है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 11 जुलाई को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो जो इसका कारण है वो ये है कि इस दिन 11 जुलाई 1987 में विश्व की जनसंख्या जो थी अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। 11 जुलाई को जो वो आंकड़े हमारे सामने 1987 में निकल कर आए थे, तो उसमें जो जनसंख्या हो गई थी, वर्ल्ड लेवल पर जो जनसंख्या थी वो 5 अरब हो गई थी। इसलिए ये 11 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये वो रीजंस थे जिनकी वजह से हम 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि कई बार चीज़ें हमें कुछ इंटरेस्ट के लिए ही पता होनी चाहिए कि हम ऐसा चीज़ अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे ब्रेल दिवस हम मनाते हैं तो हम उसको क्यों मनाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे डेज़ हैं, उनको मनाने के उनके पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है।
सिंपल सा क्वेश्चन है और सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि कीटों का जो अध्ययन होता है, क्योंकि वैज्ञान जैसे हम देखते हैं ना कि हर चीज़ का एक अलग अध्ययन होता है, कीटों का अध्ययन हो गया या कृषि से संबंधित फलों का अध्ययन हो गया, तो इन सभी ये जो अध्ययन होते हैं इनको एक अलग नाम दिया गया है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कीटों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है और ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसके अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जो छोटे छोटे से कीड़े रहते हैं उनके अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महायान बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न हो सकता है आपके लिए थोड़ा कठिन हो, आपको इसका उत्तर ना आता हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, कोई नया प्रश्न आपको पता चलेगा। तो यदि भविष्य में कभी आपको एग्जाम्स में ये प्रश्न दिखाई देता है तो आपको ये प्रश्न ज़रूर याद रहेगा कि मैंने ये प्रश्न आपको बताया था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में, क्योंकि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान, तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं महायान में जो अवलोकितेश्वर हैं इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो इनको पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है, पद्मपाणि के नाम से, और भारत में ही इनको पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। जबकि श्रीलंका में अवलोकितेश्वर को ही नथादेव भी कहते हैं, नथादेव भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो अवलोकितेश्वर है जी, ये कहते हैं कि भगवान बौद्ध का एक रूप है, ये जन्म लेंगे, ऐसा करके कुछ इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि ये फिर से जन्म लेंगे और फिर से एक बार इनके दर्शन होंगे, इस तरीके का ऐसा कहा जाता है। तो इनको पद्मपाणि के नाम से और श्रीलंका में नथादेव के नाम से जाना जाता है, नथादेवा के नाम से अवलोकितेश्वर को जाना जाता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि मकबरों में अष्टकोणीय मकबरे मध्यकालीन भारत में किस वंश की देन है। मध्यकालीन भारत की बात चल रही है, मध्यकालीन सल्तनत कालीन यहाँ पर वंशों की बात चल रही है, और ये उन्हीं जो सल्तनत कालीन जो वंश हुए हैं उन्हीं में से कोई एक वंश है जिसकी ये देन है अष्टकोणीय मकबरे। तो अब आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपने मकबरों के बारे में जो भी वंश हैं, जैसे जब मैं आपको ये सारे वंश पढ़ाऊंगी तो इनकी जो इतिहास है, इनका जो कला संस्कृति है, वो तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मध्यकालीन भारत की जो कला और संस्कृति है सबसे ज़्यादा प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि मकबरों में अष्टकोणीय मकबरे मध्यकालीन भारत में किस वंश की देन है। तो जो इसका सही उत्तर है, पहले तो हम उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है लोदी वंश। लोदी वंश की ये देन है अष्टकोणीय मकबरे। और आपको पता है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये जो अष्टकोणीय मकबरे थे ये बनवाए जाते थे उस व्यक्ति के लिए जो कह सकते हैं कि ना, जो धोखा देता है, गद्दार होता है, या फिर एक तरीके से जो राजा के खिलाफ कोई कार्य करे, दुश्मन के लिए ये अष्टकोणीय मकबरे बनवाए जाते थे। और अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर ने माहम अनगा और उनके पुत्र जिनका नाम था आदम खान, उनका अष्टकोणीय मकबरा बनवाया था, क्योंकि वो दोनों ही क्या थे, वो दोनों ही राजा के खिलाफ थे और इस वजह से उनकी हत्या की गई। आदम खान को तो स्वयं अकबर ने मारा और उनकी माँ माहम अनगा अपने पुत्र के शोक में मर गई थी। तो इन दोनों का जो मकबरा बनवाया गया था वो अष्टकोणीय मकबरा था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, एक नई चीज़ आपको जानने को मिली। और सबसे ज़्यादा मकबरे किसके काल में बने, तो मकबरे बने हैं लोदी वंश के काल में। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि अष्टकोणीय मकबरा जो किसकी देन है, लोदी वंश की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल किस वायसराय से संबंधित है। इल्बर्ट बिल, तो जब भी मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगी उसमें सारे जितने भी वायसराय हैं, पहले तो मैं आपको खुद ही ये सजेशन देती हूँ कि जितने भी वायसराय हैं उनके जो भी इम्पॉर्टेंट जो कार्य उनके द्वारा किए गए हैं उनको एक अलग से आप नोट्स बना करके रखिए और उनको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ यही पूछा जाता है कि उनका समय काल क्या रहा है और उनके द्वारा किए गए कुछ कार्य इम्पॉर्टेंट जो भी रहते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है इल्बर्ट बिल किस वायसराय से संबंधित था। इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन से संबंधित था। किससे? लॉर्ड रिपन से संबंधित था। और
1883 की ये बात है, 1883 की ये बात है। लॉर्ड रिपन से ये संबंधित था। लॉर्ड रिपन के काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना ये भी है कि यहाँ से जो जनगणना आप देखते हैं ना, जो जनसंख्या की जनगणना होती है, हर चीज़ की एक जनगणना होती है, तो यहाँ से सेंसस को लगातार शुरू कर दिया गया कि हर 10 साल के बाद से वो जो जनगणना होती है वो लगातार प्रारंभ हो गई। वरना जो अगर पहली बार देखा जाए जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, परंतु फिर उसके बाद वो बंद हो गई। और इनके काल से जो अब जनगणना चलती चली आ रही है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल से चलती चली आ रही है। 1881 के आसपास का ये जनगणना का कार्यकाल रहा था। तो लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल से संबंधित है। इल्बर्ट बिल इन्हीं के शासनकाल के दौरान लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आशा करी होंगी कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और उत्तर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया है? पर्यावरण जो शब्द आप सुनते हैं, परि प्लस आवरण, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये शब्द किस भाषा का है या फिर कहाँ से लिया गया है। तो ये जो शब्द है ये लिया गया है फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच जो भाषा है वहाँ से ये पर्यावरण शब्द लिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि पर्यावरण जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 9th क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जितने भी अनुसंधान हैं ये आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल में ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। कोलकाता इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप इसका उत्तर नहीं भी दे पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक नई चीज़ याद कर रहे हैं, आप अपने मन में ये चीज़ ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मॉन्ट्रिक्स जो रिकॉर्ड है ये किसका रजिस्टर है? ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा लेकिन कुछ नया आप सीख रहे हैं, ये चीज़ याद रखिए कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो रिकॉर्ड है ये संबंधित है मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जो जलीय स्थान है उनसे संबंधित है। तो इसमें जो जलीय स्थान है जो खतरे में है उनको इस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। कि जैसे आपके आसपास कोई तालाब है या कोई झील है, धीरे धीरे फिर लोग होता है कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण वो झील पता चलता है, एक दिन झील के ऊपर धीरे धीरे कचरा डाल के, मिट्टी डाल के वो झील वहाँ रही नहीं गई और फिर उसके ऊपर मानव ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वहाँ पता चला कि शॉप्स बन गई, बड़े बड़े मॉल्स बन गए और वो जो झील थी वो एक वेटलैंड था, जो जलीय स्थान था वो नष्ट हो गया। तो उसको बचाने के लिए कह सकते हैं या फिर उसको रिकॉर्ड में रखने के लिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को उसमें रखा जाता है। आगे इसके बारे में देखेंगे कि मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। हाल ही में एक कोई क्षेत्र था जिसमें एक झील या तालाब था जहाँ पर बहुत ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप हो रहा था, तो वो अभी चर्चा में बना हुआ था। भारत की ही बात है और भारत में वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था क्षेत्र। तो जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है जहाँ पर प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो ऐसे स्थानों को, और वो स्थान जो खतरे में हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। कितने आपके प्रश्न सही हुए और कितना प्रश्न आप कर पाए, कितना आपने किया? 10 क्वेश्चंस में आप अपना जो भी है स्कोर मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं और सेशन आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच।